नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास विषय गणित और चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 चली हुई है। इसके 2 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है भाई? जो ये संख्याएं हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। बारह, 15 और 21 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे भाई? 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। उसके बाद इनको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे भाई? 3 गुना 5, 3 पंजे 15। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे भाई? 3 गुना 7, 3 सते 21। अब हमें क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या रहेगा भाई? एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21। यहाँ पर देखो भाई, जो इन तीनों में कॉमन संख्या है वही क्या रहेगा? हमारा एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या है भाई? हमारा 3 और एलसीएम क्या है भाई? एलसीएम 12, 15 और 21। एचसीएफ होता है हमारा महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या है भाई? जो हमारी कॉमन संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात। बड़ी घात क्या है यहाँ पर? मतलब पावर क्या है यहाँ पर? 3 की पावर 1 गुना, और जो अंक बच गए उनको भी क्या करेंगे हम? इनके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, 5 बच गया और 7। देखो, जो कॉमन था वो भी लिख लिया, फिर 2 की पावर 2 बच रहा था वो भी लिख लिया, 5 भी और 7 भी यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 5 और 7। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 सते, अगर हम 60 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 420। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? हमारा 420। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है भाई? संख्या 17, 23, इसका सेकंड पार्ट 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 17 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 17 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई? 17 गुना 1। 23 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 17। 23 के क्या बनेंगे? 1 गुना 17, 17 नहीं 23। और 29 के प्राइम फैक्टर 1 गुना 29। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29। देखो यहाँ पर कॉमन क्या रहा भाई? हमारे पास 1, तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा? हमारा 1 और एलसीएम क्या रहेगा? 17,
23 29 का। इसका एलसीएम क्या निकाल रहेगा भाई, जो हमारे पर छोटी जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात 1 है, और जो अंक बच गए उनको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 17 23 और 29 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 11,339 11,339। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा 17 23 और 29 का एलसीएम। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट समझेंगे। थर्ड पार्ट क्या भाई हमारा थर्ड पार्ट 8 9 और 25 8 9 और 25 क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम 2 की पावर को क्या लिख सकते हैं 3। 2 कितनी बार था भाई 3 बार, तो हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई हमारे पास 3 गुना 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। और 25 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई हमारे 5 गुना 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो एक भी क्या है, इनके फैक्टर ही है प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एचसीएफ 8 9 और 25 का। एचसीएफ क्या है भाई, कॉमन क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ, इनका एचसीएफ 1 आया। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 8 9 और 25। एलसीएम क्या आएगा भाई, जो हमारी जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो गुना जो बच गए वो भी, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 5 की पावर 2। सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 2 3 तिया 9 25। गुणा करने के बाद क्या आएगा भाई 25 8 200, और 200 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 1800। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, हमारा आंसर एलसीएम क्या आएगा भाई 1800। एलसीएम 8 9 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 1800। तो ये था हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई हमारा, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना हमें। एचसीएफ तो दे रखा है 306 और 657 का, तो एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा भाई, कैसे सोल्व करेंगे। एचसीएफ क्या दे रखा है भाई, एचसीएफ ऑफ 306 657 कितना भाई 9। अब हमने इससे पहले क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई कि भाई एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब जो इनका एचसीएफ आएगा एक वो, और जो एलसीएम होगा उसकी और उसकी मल्टीप्लाई बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल।
तो ये हमारा फॉर्मूला है भाई। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चीज़ दे रखी है, HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना। एलसीएम को हम यहीं पर रखेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था HCF, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में HCF। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी 306 और 657। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। देखो भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है दोनों संख्याओं का कि गुणा डिवाइड में HCF क्या कितना भाई हमारा 9। इसको काटेंगे एलसीएम 9 9 तिये 27, 9 एकम 9, 9 तिये 27 और 9 चौके 36, 34 गुणा 657। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 22,338। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा एलसीएम किन का, इन दो संख्याओं का। तो क्या हो जाएगा भाई एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर तो ये था हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 4। HCF और LCM ज्ञात करना था फॉर्मूले के द्वारा। ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसको। अब आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है भाई, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन भाई हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर क्या था भाई 4n था और यहाँ पर क्या है 6n है। तो क्या करना है भाई, जांच करना है हमें कि भाई कोई n प्राकृत संख्या है और 6n संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अगर 6n, देखो भाई यदि कोई संख्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यदि कोई संख्या 0, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई प्राकृत संख्या n के लिए थी, यदि कोई प्राकृत संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा देखो अगर भाई 6 की पावर n है, अगर हम इसको क्या, जैसे यहाँ पर कोई भी n बराबर 1 2 3 कुछ भी ले ले, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जो भी संख्या आएगी, जैसे ये आ गई, वो 0 पर समाप्त होगी। अगर वो 0 पर समाप्त होगी, देखो अगर इनमें से कोई भी पावर पे 0 पे समाप्त हुई सोल्व करने के बाद, तो क्या वो 10 से भाग नहीं होगी भाई, हम उसको 10 से भाग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये संख्या है, ये हमारी 6 की पावर कोई भी इनमें से सोल्व करने के बाद आई, तो हम उसको क्या 10 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट का अंक क्या है भाई 0, तो हम इसको 10 से भाग बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 10 या 30, 2 बचा और 10 दूनी 20, तो देखो यहाँ 10 से भाग होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यदि कोई संख्या का अंक, यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा, तो वो संख्या
10 से विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी भाई। अगर कोई संख्या, यदि कोई, जो हमने क्या था, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त होगी। यदि कोई संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी, यहाँ पर 6n आएगा भाई, अंक 0 पर समाप्त होगा या होगी, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। अभी मैंने क्या समझाया था भाई, अगर 6 की पावर n, अगर सोल्व करने के बाद कोई ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, जैसे हमारे पास आ गया ये, अगर इसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगी, ऐसा ही हमने लिखा है। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं भाई, या फिर संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? अभाज्य गुणनखंडों में क्या होगा भाई, या तो 2 होगा, अभाज्य गुणनखंडों में क्या होगा, या फिर क्या होगा वो 2 या 5 से 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, और वो 2 और 5 से विभाज्य होगी। देखो भाई, 2 से भी अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होगा 6n का, तो वो 2 से भी भाग होगी और 5 से भी भाग होगी, लेकिन भाग होगी। अगर हम देखें 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे भाई, 2 गुना 3 की पावर n, यही तो आएगी भाई, 2 गुना 3 की पावर n, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। जबकि अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए थे भाई, 2 और 5। देखो भाई, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 तो है ही नहीं है, 2 और 5 गुणनखंड नहीं है, जिसके कारण ये 5 से विभाज्य नहीं होगी, ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। जब यहाँ पर भाई इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 ही नहीं होंगे, तो क्या वो 5 से विभाज्य होगी या फिर वो 2 से विभाज्य होगी? क्योंकि यहाँ पर 5 ही नहीं है, तो 5 से विभाज्य कैसे होगी भाई, नहीं होगी। और क्या भाई, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का क्या कहती है, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या कभी भी कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या, अतः किसी भी प्राकृत संख्या 6n के लिए, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए
n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या था भाई कि कोई प्राकृत संख्या n है जिसको हमें क्या करना था कि भाई जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। कि भाई हमें ये पता करना है कि भाई n कोई प्राकृत संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं, जो हमारी गिनती वाली होती हैं, वो 6 की पावर n पे होगी। तो क्या हम उसको सोल्व करने के बाद कभी 0 पर समाप्त होगी? ऐसा अगर होगा तो फिर वो 10 से भाग होगी। अगर वो 10 से भाग होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या होगा भाई, 2 और 5 भी होगा। अगर 5 होगा तो वो 5 से भी विभाज्य होगी। लेकिन जब हमने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या पाया भाई, उसके अभाज्य गुणनखंडों में तो 2 और 3 के सिवा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 गुणनखंड नहीं है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है भाई, देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें सिद्ध करना, व्याख्या करनी है भाई कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें पता है भाई भाज्य संख्याओं के क्या होते हैं, भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। क्या होते हैं भाई, 2 से अधिक भाजक होते हैं। हमें पता है भाई भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब दी गई संख्या क्या है भाई, दी गई संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। हमें ये सिद्ध व्याख्या करनी है कि भी ये भाज्य संख्या क्यों है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है, हम इनमें से क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 7 गुना 11 और यहाँ से 13 कॉमन है तो कितना बचा, 1 प्लस 1। क्या चीज़ बची भाई हमारे पास, 7। जब हमने इनको कॉमन ले लिया तो क्या चीज़ बची हमारे पास, 7 गुना 11। इसको सॉल्व करेंगे, तेरह गुना 11 सते सतंतर एकम सतंतर प्लस 1, 13 गुना जोड़ेंगे 78, ये ब्रैकेट में ही था भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, देखो संख्या, इस संख्या के गुणनखंडों में 13 गुना 78 जो हमारे आया है अभी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुना, इसके फैक्टर करेंगे 13 6 78,
इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, 13 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो भाई, जो हमारी ये संख्या थी इसको हम 13 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं और 1 से भी भाग कर सकते हैं। तो इसलिए ये संख्या क्या हुई भाई, भाज्य हुई। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं। यहाँ पर देखो भाई 2 से अधिक भाजक है, 1 2 3 4, 4 भाजक है, तो ये हमारी संख्या क्या हुई, भाज्य संख्या सिद्ध हुई। ऐसे ही हमारी अगली संख्या भाई, अगली संख्या क्या है हमारी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से देखो भाई 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 क्या का कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन के बाद क्या रह गया भाई, 7 गुना 6 गुना यहाँ पर 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पे 1 क्यों रहा, क्योंकि हमने इसमें से 5 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे। 7 छिके 42, 42 एकम 42, 4 तिये 12 दूनी 36 एकम 36 और प्लस 5। 36 और 42 की गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या रहा भाई, यहाँ पर 5 नहीं है भाई, देखो 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 1। यहाँ पर भी कितना, 1। देखो 5 तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो कितना बचेगा, 1। तो हम इसकी गुना करने के बाद क्या आएगा भाई, 1008 और प्लस में 1, 5 गुना 1009। देखो भाई 1009 जो हमारी ये संख्या थी, इसके भी 2 से ज़्यादा क्या हैं, भाजक, 2 से ज़्यादा भाजक हैं, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। देखो भाई भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक भाजक हो, और इस संख्या के भी क्या है भाई, 2 से अधिक भाजक है, ये देखो, तो ये संख्या क्या हुई हमारी, भाज्य। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखो भाई क्या है, किसी खेल मैदान के, क्या है भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, किसी खेल मैदान के एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई मैदान है भाई और उसका वृत्ताकार पथ है ऐसे, ठीक है, और वहाँ पर इसी मैदान के एक चक्कर लगाने पर सोनिया कितना मिनट लेती है भाई, सोनिया अगर इसका चक्कर लगाती है कितने में, 18 मिनट में। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि को कितने मिनट लगते हैं भाई, 12 मिनट। हमें क्या निकालना है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे माना भाई सोनिया भी यहाँ पर है, रवि भी यहाँ पर है, ठीक है, और वो भागना शुरू करते हैं इस साइड एक ही समय पर, ठीक है। तो देखो भाई सोनिया जो है वो तो 18 मिनट लेती है इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में, लेकिन जो रवि जो है वो 12 मिनट लेता है, तो रवि तो इससे पहले आएगा। लेकिन वो हमें क्या निकालना है, अगर वो दोनों सेम जगह से सेम टाइम पर
एक समय पर दोनों एक ही दिशा में भागे तो वो किस समय पर पुनः कितने समय बाद जहाँ से वो भागे थे उस स्थान पर मिलेंगे। तो हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? क्या करेंगे? तो रवि को सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना भाई? दोबारा लिखेंगे, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट। रवि कितने मिनट लेता है भाई? रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। अब हमें क्या निकालना कि भाई अगर ये उसी मैदान पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर भागे तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई? 12 और 18 का क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा भाई? सबसे पहले एलसीएम ऑफ 18 और 12 वही हमारा क्या होगा? समय होगा 12 मिनट और 18 मिनट का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 18 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 गुना 3 गुना 3, 3 2 12 है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 की पावर 2। 12 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गलत, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, यानी 2 कितनी बार है?